नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए बहुत ही एक अच्छी वीडियो लेके आए हैं, यानी कि महामैराथन ही लगा लो इसको, ठीक है ना। महामैराथन लेके आए हैं आपके लिए एक अंतिम प्रहार, ठीक है। इस वीडियो का अंतिम प्रहार है ग्रामर का, यानी कि व्याकरण का लेके आए हैं टॉपिक, हिंदी का व्याकरण। संपूर्ण व्याख्यात्मक साहित्य करवाएंगे आपको, पूरी की पूरी ग्रामर जितनी भी है, ताकि आपका 28 तारीख को जो जिन विद्यार्थियों का पेपर है सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग का जो पेपर होने जा रहा है 28 तारीख को, बहुत ही अच्छा जाएगा। हमारी दुआएं हैं आपके साथ कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो और आपका सिलेक्शन हो जाए 100% इसमें। तो आप इस वीडियो को जरूर देख के जाएं। ये एक महामैराथन वीडियो लेके आए आपके लिए, हिंदी की पूरी ग्रामर करवाएंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाते जाएंगे इस पूरी वीडियो के अंदर। तो चलें, अपना स्कोर चेक करके जरूर बताएं। इस वीडियो के अंदर पूरी की पूरी वीडियो में हम जो प्रीवियस में आए हुए हैं पेपर में प्रश्न, वो भी लिए हुए हैं और अलग प्रश्न भी लिए हुए हैं। तो आप लगातार प्रश्नों को अंत तक, वीडियो तक बने रहें और सारे के सारे प्रश्नों को लगाएं। ये ध्यान रखना, आप प्रश्न को निकालना नहीं है कि एक कर दिया या दो कर दिए फिर छोड़ दिया फिर आगे देख लिया, ऐसा नहीं करना। लगातार प्रश्नों को देखना, हर प्रकार टाइप्स के प्रश्न मिलेंगे आपको, हर अलग अलग टॉपिक से जितने भी आपके ग्रामर में टॉपिक है वो सारे के सारे मिलेंगे, ठीक है। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं। प्रश्न नंबर 1 देखो कि गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखो, गायक शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है भाई। ये आरपीएससी लिपिक ग्रेड में जो परीक्षा हुई थी 2013 में, उसमें आया हुआ प्रश्न है और लगभग इसमें आ सकता है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि गायक में संधि कौन सी है, ठीक है ना। गायक में संधि देखो, जिसमें अयादी संधि है। वैसे तो इसमें देखो, मैं अभी बता रहा हूँ, ट्रिक बताता हूँ अयादी संधि की। कोई भी शब्द आप पढ़ के देख लिया करो जिसमें अव या फिर आव, ठीक है, या आय या आय ऐसी आवाज आती हो तो वहां पर अयादी संधि ही होगी। देखो, गा, इसको बोल के देखा करो, पढ़ा करो इसको। यहां से देखो, तोड़ो इसको, किसकी आवाज आ रही है? गा ये आ रही है ना, गायक। आय की आवाज आ रही है, तो मैंने आपको बता दिया अव आव या फिर आय आय की आवाज आए तो वहां पर अयदि संधि होगी। और इसका संधि विच्छेद करना हो तो कैसे होगा? तो इसके ऊपर 2 मात्राएं लग जाएगी, गे प्लस अक, ये हो जाएगा इसका, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा राइट इसका? देखो, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, गे प्लस अक हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अयदि संधि होगी जिसमें आवाज देख लेना, आय आय या अब आव की आवाज आएगी, वहां पर अयदि संधि ही होगी। तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? गे प्लस अक, यानी कि यहाँ पे आ की मात्रा लगी हो इसलिए 2 मात्राएं हैं। अगर मान लो मात्रा नहीं लगी हो, जैसे मान लो पवन लिखा होता है यहाँ पे, तो पवन का संधि विच्छेद कैसे करोगे? देखो, पै ए अब की आवाज आ रही है ना, यहाँ बीच में देखा करो, यहाँ पे शुरू में देख लिया करो, आवाज जिसकी आ रही है वहां पर आपको पता चल जाएगा। देखो पवन में कौन सी संधि होगी? अयदि संधि होगी और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पो प्लस अन, ठीक है ना। अब एक मात्रा क्यों लगाई? क्योंकि यहाँ पे मात्रा नहीं है। अगर मात्रा लगी हो तभी 2 मात्रा लगानी है, नहीं तो नहीं लगानी। संधि विच्छेद का यही तरीका है। आगे देखो, प्रश्न नंबर 2, बहुत ही अच्छी वीडियो है आपके लिए, संपूर्ण व्याकरण करवाएंगे पूरे के पूरा। अब देखो, अंतर्निहित में शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? अंतर्निहित का सही संधि विच्छेद अंत्य, ठीक है, प्लस निहित, अंतर प्लस निहित, या फिर अंतनि प्लस हित, और 4 नंबर पे है अंत्य प्लस निहित, ठीक है। अब इन चारों में से कौन सा होगा? अंतर्निहित का कौन सी संधि होगी? पहली बात तो ये ध्यान रखना, कभी भी रह की आवाज आ रही हो अंत में तो वहां पर विसर्ग संधि ही होगी, ठीक है ना। तो विसर्ग संधि में इसमें कौन सा आ रहा है? तो अंत्य धन निहित, ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका, अंतर्निहित में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, प्रश्न नंबर 3, वीडियो को ध्यान से करते जाना, क्वेश्चनों को लगाते जाना और कितने राइट आ रहे हैं वो बताना हमें। इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? गलत बताना है अभी आपने, ठीक है ना। मात्राज्ञा, मात्र प्लस आज्ञा, या देवी अर्पण, वागीश का वाक प्लस ईश, या वर्ष ऋतु का वर्षा प्लस ऋतु, ठीक है ना। इसमें से कौन सा गलत है? देखो, मात्राज्ञा का मात्र प्लस आज्ञा, ये तो राइट है, ठीक है। देवी अर्पण का देवी प्लस अर्पण होता है संधि विच्छेद, ये भी सही है, ठीक है ना। और वागीश का कौन सा है? वाक प्लस ईश, ठीक है, ये भी सही है। और वर्षा प्लस ऋतु, इसका संधि विच्छेद तो है सही, परंतु ये वर्षा ऋतु जो गलत लिखा हुआ है, देखो वर्ष ऋतु होता है, ये वर्षा ऋतु नहीं होता, ये ध्यान रखना भाई,
ठीक है ना। वर्ष ऋतु होता है ये, ऐसे नहीं लिखा जाता वर्ष ऋतु, ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका गलत, ये राइट आंसर है यानी कि 4 नंबर अपना। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, महेंद्र में कौन सी संधि होगी, महेंद्र में कौन सी संधि होगी भी, ये बतानी है आपने। महेंद्र में कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी या गुण होगी या फिर दीर्घ होगी या वृद्धि होगी। तो कौन सी संधि होगी, महेंद्र में गुण संधि होगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप, महेंद्र में गुण संधि होगी। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि संधि कितने प्रकार की होती है, 3 होती है ना, स्वर, विसर्ग और व्यंजन, ये 3 संधि होती है। स्वर के बारे में ज़्यादा तौर पे पूछा जाता है, ये स्वर संधि के ही भेद है, यण, दीर्घ, वृद्धि। अब देखो गुण संधि का एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, जिस कोई भी आपको शब्द दे दे एग्जाम के अंदर, उस पे ऊपर एक मात्रा लगी हो तो वो हमेशा ही लगभग 100% चांस है कि वो गुण संधि ही के होगा उदाहरण। ठीक है ना। और दीर्घ संधि में क्या होता है, दीर्घ संधि का आपको बताता हूँ, जिसमें बड़ी मात्रा लगी हो, जैसे बड़े ई की मात्रा होगी, बड़े ऊ की मात्रा होगी, है ना। ये ऐसी मात्राएं जो है वो बड़ी जो मात्रा आएंगी वो पूरी की पूरी दीर्घ संधि में होगी। जैसे विद्यालय, देखो देखो विद्यालय, विद्यालय में ये देखो बड़ी मात्रा लगी हुई ना, आ की मात्रा लगी हुई है, तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, बड़े ई की मात्रा लगी हो या फिर बड़े ऊ की मात्रा लगी हो, ठीक है, वो दीर्घ संधि में आएंगे। और वृद्धि संधि में कौन सा होता है, जिसमें 2 मात्राएं लगी हो, ऊपर 2 मात्रा लगी हो। गुण संधि में 1 मात्रा, और गुण संधि में कितनी मात्रा, 1 मात्रा, और वृद्धि संधि में 2 मात्राएं लगी होगी। ये पहचान बता रहा हूं आपको बिल्कुल शॉर्ट, पूरी की पूरी यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा इतना शॉर्ट ट्रिक आपसे। ठीक है, और यण संधि का मैं आपको बताता हूं, यण संधि में किसी भी शब्द के अंदर य, व, र और य, व, र से पहले कोई आधा शब्द आ जाए तो वहां पर यण संधि ही होगी। ठीक है ना। जैसे देव अर्पण आया था ना, अभी देव अर्पण ये आया था ना, देखो यह से पहले कौन सा शब्द आ रहा है, आधा शब्द आ रहा है ना, तो वहां पर यण संधि होगी। और अयदि संधि के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, स्वर संधि के 5 ही भेद होते हैं, ये 4 तो यहाँ पे आ गए। और अयदि संधि की मैंने बता दी आपको कि अयदि संधि के अंदर अब और आव की आवाज आएगी तो वहां अयदि संधि ही होगी। आगे देखो प्रश्न नंबर 5, जल्दी से आप वीडियो लगाते रहें पूरी की पूरी, ताकि आपको पता चलता रहे। देखो भवन का संधि विच्छेद क्या होगा, हर प्रकार के टॉपिक मिलेंगे, आप ये मत सोच लेना कि संधि के चल रहे हैं ऐसे, हर प्रकार का जो आपका आप जो सिलेबस है आपका पास में रख के देख लो कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। ठीक है ना, पूरे के पूरे टॉपिक आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। देखो भवन का संधि विच्छेद करना है आपने, अभी मैंने आपको बताया, देखो भय, एव, अब की आवाज आ रही है ना, इसका मतलब ये अयदि संधि है। आपको पेपर में 100% राइट आंसर हो जाएंगे सीधे की सीधे, अयदि संधि होगी ये। और मैंने अभी बताया जिसके ऊपर मात्रा नहीं हो तो वो एक ही मात्रा लगेगी ना, भो प्लस अन्न। ठीक है ना, तो अगर अब यहाँ पे डबल मात्रा होती तो ऊपर 2 लगती। देखो भय प्लस अन्न, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, और ये 2 मात्रा वाला भी नहीं होगा। रह गया कौन सा, वो प्लस अन्न, ये ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखो कितना शॉर्ट आपसे समझ में आ गया, आसानी से समझ आया था ऐसे। आगे देखो प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो प्रत्यय के आगे प्रश्न, संधि इतनी थी। अब देखो प्रत्यय के आगे जैसे भी क्वेश्चन जिस प्रकार से आएंगे, हर टॉपिक वाइज आएंगे, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है ना, पूरे के पूरे 50 क्वेश्चनों की ये सीरीज है पूरी की पूरी, ये ध्यान रखना, आप लगातार लगाना, हर प्रकार का प्रश्न मिलेगा आपको। आवट प्रत्यय में से कौन सा शब्द नहीं बना हुआ, देखो आवट प्रत्यय से इन्हीं प्रश्नों में से आपको 100% 28 तारीख को देख लेना, और 29 को जो जीके हम करवा रहे हैं उसी में से लगभग प्रश्नों में से आएंगे, 100% चांस है पूरे के पूरे। और सेकंड ग्रेड की जितनी भी हमने कहानियां करवा दी, स्नातक स्तर की या कोई भी कहानी है, ठीक है, वो भी लगा के देखना आप एमसीक्यू की। आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना हुआ ये बताना है। चिकनाहट, देखो लिखावट, थकावट, सजावट, देखो सभी से पता चल रहा है कि आवट आवट लग रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है, चिकनाहट, आहट लग रहा है भाई, आहट शब्द लग रहा है पीछे, है ना, इसलिए कौन सा शब्द नहीं बना हुआ, तो ये चिकनाहट ही है जो आहट शब्द से बना हुआ है, न कि आवट से। आगे देखो प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, लठेत में, देखो क्या कह रहा है, लठेत में प्रत्यय बताइए, प्रत्यय बताना है कौन सा लठेत के अंदर, तय या ऐत या एत या फिर लाठी, ये चारों में से बताना है आपने। ठीक है ना, लठेत में कौन सा प्रत्यय है लठेत के अंदर, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऐत प्रत्यय लगे हुए, लठ प्लस एत, ठीक है ना, लठेत बन जाता है इसका। आगे देखो
प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, ये इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ये 8 नंबर लगभग ऐसे प्रश्न पूछेगा एग्जाम के अंदर जो प्रत्यय और उपसर्ग के हम लेके आए आपके लिए उनके बारे में। देखो, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय क्या होते हैं आप सभी को पता है, इतने आप छोटे बच्चे तो हो नहीं। प्रत्यय पीछे लगते हैं हमेशा और उपसर्ग शब्दों के आगे लगते हैं, ठीक है ना। तो लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कै है या फिर इक है या आक है या अक है। देखो, लेखक में कौन सा प्रत्यय है, अक प्रत्यय है, ठीक है ना। कौन सा प्रत्यय, अक प्रत्यय। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे देखो प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, व्यक्तिक शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय कौन सा है। व्यक्तिक शब्द में देखो मूल शब्द और प्रत्यय, ठीक है ना। मूल शब्दों के बारे में पूछेगा, आप काटना सीखो इनको। तो क्या आएगा, व्यक्त प्लस इक, वे प्लस आक्तिक, या व्यक्ति प्लस इक, या व्यक्ति प्लस इक। इन चारों में से आपने बताना है। देखो, ये व्यक्ति जो वे बना हुआ है वो व्यक्ति से बना हुआ है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। व्यक्ति के साथ इक लगने पर व्यक्तिक बन जाता है, ये वे का वे बन जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, व्यक्ति प्लस इक, ठीक है। अब आगे चलो प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो, मधुरिमा शब्द में प्रत्यय बताइए। मधुरिमा शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है। इसमें आप सभी को पता होगा कि कौन सा प्रत्यय। देखो, मधुरिमा में रीमा या फिर माँ या फिर इमा या फिर मधु, आपने ये बताना है प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है मधुरिमा में, ठीक है ना। कई तो रीमा कर रहे होंगे या माँ कर रहे होंगे, आप शब्द को बोल के देखिए, मधुरिमा, इमा, इमा की आवाज आ रही है। देखो, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा 10वें का, ठीक है। आगे देखो 11 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहे हैं। अब देखो, समास की बात आ गई इसके अंदर, ठीक है ना। हर प्रकार के टॉपिक मिलेंगे आपको, देखो बहुत ही अच्छी लगेगी वीडियो देखने में भी। आगे वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे साथ अंत तक बने रहें। इनमें अव्ययीभाव समास कौन सा है ये बताना है आपने, अव्ययीभाव समास कौन सा है, ठीक है ना। देशभक्ति, यथाशक्ति, या फिर दानवीर या महावीर। देखो, अव्ययीभाव समास के बात बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो इसमें उपसर्ग लगे होते हैं, वही जो होते हैं अव्ययीभाव होते हैं, ठीक है ना, जिसमें उपसर्ग लगा होगा। एक और 2-3 शब्द लगे होते हैं, बे लगा होता है, प्रति लगा होता है ना, यथा लगा होता है। ऐसे शब्द जो होते हैं वो लगभग अव्ययीभाव समास के ही होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा कौन सा है, देखो, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार कार्य करना, अव्ययीभाव समास में आएगा ऑप्शन नंबर 2 नंबर, यानी कि राइट हो जाएगा इसका बी, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है। कर्मधारय समास बताना है भाई, किसके अंदर कर्मधारय समास है ये बताना है, ठीक है ना। चक्रपाणी या चतुर्युग या नीलोत्पल या माता पिता। देखो, माता पिता की बात बताता हूँ। माता पिता में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, ये ध्यान रखना भाई। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। इसमें और शब्द का विलोप हो जाता है, ठीक है ना। जिसमें ये निशान याद रखना वैसा आप, ये और का ही निशान होता है एक तरह का, और शब्द इसमें विलोप हो जाता है। माता और पिता यानी कि एक दूसरे के अपोजिट होंगे, वहाँ द्वंद्व समास ही होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो इसमें क्या है, कर्मधारय समास, यानी कि विशेषता बताना एक दूसरे शब्द की, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, नीलोत्पल, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा 3, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 13 देखो। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहे हैं, इनमें से किसमें बहुवीर्य समास नहीं है। नहीं का बताना है अभी, वज्रायुध, दिगंबर, वास्पति या श्वेतांबर है, सॉरी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, बहुवीर्य समास में क्या होता है, एक तीसरा ही अर्थ निकलता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब देखो, जैसे मान लो लंबोदर दे दिया आपको, देखो उदाहरण के लिए मैं साथ के साथ एक्स्ट्रा और उदाहरण बता रहा हूँ। लंबा है उधर जिसका, कौन है वो, गणेश, ठीक है ना। एक तीसरा ही अर्थ निकल रहा है ना, 2 शब्दों से एक तीसरा अर्थ निकले, वहां पर बहुवीर्य समास होगा। अब इसमें पूछा कि बहुवीर्य समास नहीं होगा तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, आप टिक करके देखा करो। मैं इसीलिए थोड़ा थोड़ा टाइम ले रहा हूँ सेकंडों के हिसाब से, ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करना क्योंकि आपके एग्जाम नज़दीक है, ठीक है। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए, वज्रायुध, ये राइट ऑप्शन है। ये बहुवीर्य समास का उदाहरण नहीं है, बाकी सारे के सारे बहुवीर्य समास के ही उदाहरण है, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, जिस समास का पूर्व पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें पहला ही पद प्रधान हो, यानी कि कौन सा समास होगा, समन तत्पुरुष समास होगा या कर्मधारय होगा
या फिर अव्ययभाव समास होगा या द्वंद्व समास होगा। देखो द्वंद्व समास में तो दोनों ही पद प्रधान होते हैं, ये ध्यान रखना भाई, दोनों पद प्रधान हो वहाँ कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। जहाँ पे दोनों ही पद प्रधान हो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। और अब इसमें क्या पूछ रखा है, पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान होगा, उसमें कौन सा समास होगा, वहाँ अव्ययभाव समास होगा। राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। अब आगे चलो, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। अभी मैंने बताया ना कि दो पद मिलकर एक नया ही अर्थ बनाएंगे, जैसे लंबोदर बना दिया है ना, ठीक है। अब देखो कर्मधारय समास या बहुविरय या द्वंद्व या तत्पुरुष, ठीक है। अभी मैंने कर्मधारय के अंदर तो विशेषता ही बताएगा, जैसे मान लो कर्मधारय में के अंदर बता दूं, जैसे नील गाय, देखो ये गाय की विशेषता बता रहा ना कि नीली है। काली मिर्च, आपको पता चल रहा है ना, ऐसे उदाहरणों से सभी को पता चल जाएगा, एग्जाम में आपके अच्छे नंबर बन जाएंगे ऐसे प्रश्न करके जाओगे तो। देखो काली मिर्च, मिर्च की विशेषता बता रहा है कि वो काली है, ठीक है ना, जिसमें विशेषता बताई जाए वो कर्मधारय समास होगा। और किस समास में दोनों ही पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हो, जैसे मैंने अभी उदाहरण बता दिया था लंबोदर का कि लंबा है उधर जिसका, वो कौन है, तीसरा अर्थ निकल रहा है ना, देखो कौन है, गणेश, तो कौन सा होगा इसमें, बहुविरय समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखो, उपसर्ग आगे प्रत्यय अपने कर लिए थे, संधि होगी, समास हो गया, 3 टॉपिक हो गए ना। देखो लगातार आप टॉपिक को रिवाइज करते जा रहे हो, लगातार प्रश्नों को लगाते रहो, अंत तक वीडियो के बने रहो, ये ध्यान रखना भाई। अब देखो प्रत्याहार शब्द में उपसर्ग बताना है आपने। उपसर्ग मैंने बता दिया, उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आगे लगते हैं। जो उपसर्ग कहाँ लगते हैं, जो शब्द के आगे लगते हैं, और प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे, ठीक है। प्रत्याहार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, परि लगा है या प्रति लगा है या प्र लगा है या प्रा लगा है, ठीक है ना। इसको तोड़ के देखा करो भाई, प्रति प्लस आहार, ठीक है ना, प्रत्याहार बनता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर इसका। प्रति, प्रति और उपसर्ग लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। चलो आगे प्रश्न नंबर 17 देखो। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, नहीं बताना है भाई कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। बहादुर है, बदमाश है, बेवकूफ़ है या लावारिस है। आपने बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है इन चारों में से जिसके आगे उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, यानी कि, ठीक है। देखो बदमाश के अंदर तो ये लगा हुआ है बद, इसमें भी लगा है बेव, इसमें भी लगा है ला, ठीक है ना, और इसमें बहादुर में नहीं लगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसका। किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो बहादुर में उपसर्ग नहीं लगा हुआ, ठीक है ना। चलो आगे प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, देखो 19 शब्द में उपसर्ग है, कौन सा शब्द, कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है 19 के अंदर, देखो ये ध्यान रखना। वैसे मामून बच्चे क्या करते हैं, उत लगा देते हैं इसके अंदर, वैसे उत लगेगा नहीं, उत लगेगा या ये उत लगेगा या ऊन उन लगेगा, ठीक है ना। उत लगाते हैं बच्चे क्योंकि संधि विच्छेद करते हैं ना, तब तो उत लगता है, परंतु यहाँ पे संधि विच्छेद नहीं करना, 19 शब्द में उपसर्ग लगाना है। तो 19 में उपसर्ग कौन सा होगा ये बताना है आपने भी, ठीक है ना। 19 में उपसर्ग कौन सा लगेगा, उन उपसर्ग, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, ठीक है ना। उनका मतलब क्या होता है, एक कम, यानी कि 20 से एक कम, 20 से एक कम होता है उनका मतलब, ठीक है ना। 19 में उन लगेगा, उन उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 19 देखो। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग कौन सा है। अभी मैं एक चीज बताता हूं आपको, पीछे भी प्रति वाली बात आई थी, कहीं आपको समझ नहीं आए। जिस किसी के साथ भी आधा शब्द लग जाए वो ई की मात्रा का ही आपने को दिखाई कर रहा है कि ई की मात्रा लगी हुई है आगे। देखो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें भी अभी उपसर्ग लगा हुआ है, अभी ये जो आधे शब्द आ जाते हैं उसके साथ में आप छोटी ई की मात्रा लगा लिया करो, ठीक है ना। छोटी ई की मात्रा, इसमें ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है, प्रिंट मिस्टेक हो गया, जो लिखने में मिस्टेक होगा थोड़ा बहुत, इसमें आप अभी कर लेना, एक ऑप्शन जो है ए नंबर पे क्या कर लेना, अभी, ठीक है ना, वो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभ्यागत में अभी ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे देखो ऑप्शन नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में क्या कह रहा है, परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है। देखो परिभाषा में प्र या अव या अपि या परि, परिभाषा में सीधा सी शब्द है परि उपसर्ग लगा हुआ है ना, तो जो आगे लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं, तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, परि उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। देखो अब संज्ञा की बात आ गई,
ठीक है, ध्यान से समझते जाना भाई। जो टॉपिक लगातार आपसे करवा रहे हैं, जो लगातार आप ध्यान रखना, अपनी नोटबुक रखो पास में, जिस प्रश्न में आपको डाउट है तो वो करते चलो साथ ही साथ, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं। संज्ञा सभी को पता है कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक तो व्यक्तिवाचक होती है, एक होती है जातिवाचक, ठीक है, एक होती है भाववाचक। ठीक है ना। इस जातिवाचक के अंदर भी 2 और प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो द्रव्यवाचक होता है और एक होता है समूहवाचक। ठीक है ना, ये ध्यान रखना भी। इस जाति के अंदर 2 प्रकार और होते हैं, द्रव्य और समूह। इनके बारे में पूछ लेता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, जैसे द्रव्य के अंदर तेल, घी वगैरह जितने भी तरल पदार्थ हैं वो सारे के सारे द्रव्य के अंदर आते हैं। और समूह में आपको पता ही है, भीड़ हो गया, जैसे सेना या टोली या कक्षा होगी, पूरी की पूरी समूह के अंदर आती हैं, जिसमें ज़्यादा एकत्रित लोग होते हैं। इस प्रश्न में अपने से क्या पूछा कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो क्रोध, बचपन या पहाड़ या गंगा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के बारे में पूछ रहा है। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहाड़ है इसके राइट आंसर। ठीक है ना, कौन सा है? पहाड़। तो इसमें क्या है, जातिवाचक संज्ञा का कैसे पता करोगे? देखो, पहाड़ बहुत सारे प्रकार है ना, कोई भी चीज़। जैसे मान लो, एक और उदाहरण लेता हूं मैं, जैसे मान लो आपको दे दिया गाय, तो गाय में कौन सी संज्ञा है? गाय एक जातिवाचक संज्ञा, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, गाय के आगे प्रकार निकलते हैं या नहीं निकलते? जिसके आगे प्रकार निकलते हों वो जातिवाचक ही संज्ञा होती है, ये ध्यान रखना। गाय कितनी प्रकार की होती है? थार पारकर होगी, ठीक है, राठी होगी, आगे से आगे प्रकार निकल रहे हैं ना, तो ये जो निकल रहे हैं वो तो है व्यक्तिवाचक। ठीक है ना, जिसमें से ये निकल रहे हैं वो है जातिवाचक, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 22 देखो। प्रश्न नंबर 22 में क्या है? बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? देखो, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्रिंट में, उसकी कोई चिंता मत करो आप। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 लगा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। 1 2 3 4 ये लगातार लिखे हुए हैं नंबर, क्योंकि लगातार वीडियो हम बना रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है बनाने में। ठीक है, आप चिंता नहीं करें, आप अपना प्रश्न लगाएं और आंसर सही राइट करें। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा में बताना है आपने। ठीक है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है या भाव या विशेषण? विशेषण तो होगा ही नहीं, क्योंकि संज्ञा जो है वो मैंने बता दी कि 3 ही प्रकार की होती हैं। ठीक है, व्यक्ति की इसमें बात ही नहीं कर रहा, और जाति मैंने अभी आपको बता दी कि वो तो होगा ही नहीं, ये दोनों के दोनों नहीं होंगे इसके अंदर। बुढ़ापा यानी कि इसमें भाव प्रकट हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 23 देखो। प्रश्न नंबर 23 में क्या कह रहा है? देखो, लिखना भाववाचक संज्ञा है। लिखना का यानी कि भाववाचक संज्ञा बनाना है आपने लिखना का, तो लिख बनेगा या लेख या लिखावन या लिखावट? कौन सा बनेगा? लिखावट। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखो प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है? देखो, हिमालय संज्ञा है। हिमालय कौन सी संज्ञा है भाई? व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक या भाववाचक या निजवाचक? ठीक है ना, ये निज तो हो ही नहीं सकता। इन तीनों में से आपने बताना है कि हिमालय में कौन सी संज्ञा है। ठीक है ना, वो बताना है हिमालय में कौन सी संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसका। आगे प्रश्न नंबर 25 देखो। प्रश्न नंबर 25 में क्या है? सुंदरता कौन सी संज्ञा है? सुंदरता में यानी कि कौन सी संज्ञा होगी सुंदरता के अंदर? सुंदरता में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक या जातिवाचक या भाववाचक या गुणवाचक? फिर वही बात, गुणवाचक तो इसको काट ही दो, क्योंकि संज्ञा 3 ही प्रकार की है। 3 ऑप्शन रह गए, आप तीनों में से टिक करना है। ठीक है ना, और तीनों में से भी आपको पता है कि सुंदरता जो है वो व्यक्तिवाचक भी नहीं है, ना ही जाति है एक। ठीक है, सुंदरता में कौन सी संज्ञा होगी? तो भाववाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर 26 में क्या है? अब 26 में देखो, सर्वनाम आ गया अब आपके सामने। ठीक है ना, संज्ञा होगी, सर्वनाम आ गए हैं। सर्वनाम को ध्यान से करना भी। आपको पता है जो भी हम टॉपिक करवा रहे हैं उन टॉपिकों में से लगभग हर टॉपिक से 3-3, 4-4 प्रश्न आएंगे, ये ध्यान रखना। इस सर्वनाम से 2 प्रश्न आएंगे और संज्ञा से 3 या 4 प्रश्न आएंगे 100%। सर्वनाम के 1 या 2 प्रश्न पूछते हैं हर एग्जाम में, 2nd ग्रेड के। ठीक है ना, ये रीट वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी, क्योंकि सिलेबस सेम ही है दोनों का, 2nd ग्रेड और रीट का। हिंदी का सिलेबस सेम है लगभग, स्नातक स्तर का सिलेबस काट देना, परंतु ग्रामर सेम ही रहेगी। सभी विद्यार्थी अपने भाई बहनों को शेयर करें आगे, और वीडियो के अंत तक बने रहे हमारे साथ। देखो, कोई कुछ कहे हमें क्या में सर्वनाम कौन सा है भाई? ये बताना है आपने। कोई कुछ कहे हमें क्या, इसमें सर्वनाम बताना है कौन सा है। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक या निजवाचक या संबंधवाचक?
ठीक है ना। अब सर्वनाम की बात कर रहे हैं, संज्ञा की बात नहीं कर रहे, ये ध्यान रखना। देखो सभी के बारे में बताता हूँ। निजवाचक क्या होता है, जिसमें आप समय की बात कर रहे हो, ठीक है ना। समय यानी कि खुद की बात कर रहे हो, निजी बात अपनी, ठीक है। और निश्चय में यह वह लगा होगा, वहां पर निश्चयवाचक ही होगा, ये ध्यान रखना 100%। नोट कर लेना ट्रिक जो मैं लिखवा रहा हूं। निश्चयवाचक के अंदर यह वह लगा होगा और निजवाचक में आप समय की बात कर रहे होगे कि मैं अपना काम ये समय कर लूंगा, खुद कर लूंगा। अनिश्चयवाचक के अंदर क्या होता है, कोई या कुछ लगा होगा प्रश्न के अंदर 100%, कोई या फिर कुछ, ये लिखा होगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा, पूरा वाक्य पढ़ के देखना। अब इसमें तो स्पष्ट पता चल रहा है कोई कुछ कहे, ठीक है ना, इसमें तो लिख रखा है, ठीक है। इसमें कौन सा हो जाएगा सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसका। आगे देखो प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 27 में मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा। देखो इस वाक्य को ध्यान से पढ़ो, अभी मैंने बताया, देखो शॉर्ट ट्रिक ऐसे काम आती है यहाँ पे। मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा, ठीक है ना, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम यह वह तो लगा नहीं हुआ इसमें, है ना, यह लगा तो वह नहीं लगा हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैं की बात कर रहा है। तो और पुरुषवाचक सर्वनाम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम भी नहीं है इसमें, और ये चौथा तो है ही नहीं। ये देखो निजवाचक सर्वनाम होगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। देखो अपने आप यानी कि समय कर लूंगा, है ना, तो निजवाचक की बात हो रही है इसमें, निजवाचक सर्वनाम होगा मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है कि कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम पहचानिए। कोई गाना गा रहा है, अब तो आप दिमाग से सीधा डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, जो मैंने एक बार बता दिया कि कोई गाना गा रहा है। देखो प्रश्नवाचक तो है नहीं, क्योंकि प्रश्न चिन्ह लगा होगा लास्ट में, संबंध भी नहीं बता रहा। निश्चय में क्या बताया मैंने, यह वह लगा होगा, ठीक है, ये नहीं लगा हुआ, तो रह क्या गया आपके पास, अनिश्चयवाचक रह गया। कोई कुछ लगा हुआ ना, मैंने अभी बता दिया कि जिस वाक्य के अंदर कोई या फिर कुछ शब्द लगे होंगे, ये 2 शब्द ध्यान रखना, वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम ही होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखो प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का उदाहरण है। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो 3 प्रकार से होते हैं, पता ही है आपको। पुरुषवाचक में एक तो होता है कौन सा, उत्तम पुरुष होता है एक तो, ठीक है, एक होता है मध्यम पुरुष, ठीक है, और एक होता है अन्य पुरुष, ठीक है ना। उत्तम पुरुष में तो खुद हो गए आप, मैं, हम, हमारा, है ना। मध्यम में तू, तुम हो गए। अन्य के लिए एक अलग आदमी के लिए बात करना, वो हो जाएगा अन्य पुरुष, ठीक है। निम्न में से कौन सा मध्यम पुरुष की बात कर रहा है अभी, मध्यम पुरुष कौन सा होगा इनके अंदर, ठीक है ना। वह, आप, तुम या तुम्हारा, कौन सा नहीं होगा, सॉरी नहीं की बात कर रहा है, ये नहीं पे गोला लगा लिया करो, ध्यान रखा करो भाई, कौन सा नहीं है, नहीं की बात कर रहा है, तो कौन सा नहीं होगा, वह ये मध्यम पुरुष नहीं है, ठीक है ना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 नंबर। आगे देखो प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 30, सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म का चयन करना भी इसमें बताना है आपने कि कौन सा सर्वनाम के बारे में बात कर रहा है ये। मोहन मेरा भाई है, यह वह चमोली में रहता है, अन्य पुरुष सर्वनाम है, ठीक है। आगे ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। सही युग्म का चयन करना आपने, बाकी 3 गलत और 1 सही है इसमें से, वो आपने बताना है कौन सा सही है या सारे सही है। दरवाजे पर कोई आया है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये बताना है आपने कि कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, सही युग्म कौन सा होगा। सारे के सारे युग्म इसमें राइट है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 क्या कर रहा है, आप देखो लिंग की बात आ गई, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 31 में विद्वान का स्त्रीलिंग बताना है आपने, विद्वान का स्त्रीलिंग बताना है, तो विद्वानी या फिर विदुषी या फिर विदूषक या विद्वता, इन चारों में से आपने विद्वान का स्त्रीलिंग बताना है कि विद्वान एक पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक है। इसका स्त्रीलिंग होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, विदुषी होगा विद्वान का, ठीक है ना, स्त्रीलिंग। आगे देखो प्रश्न नंबर 32। आप हमारी वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, और लाइक का बटन जरूर दबा दिया करें, ठीक है। आगे देखो लिंग की दृष्टि से दही का बताना है भी, दही शब्द है, दही एक पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है, दोनों में से बताना है कौन सा है, ठीक है ना। इस लिंग जो होते हैं वो 2 ही प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन नंबर 1 है स्त्रीलिंग,
दो है पुल्लिंग या नपुंसक लिंग या फिर उभयलिंग। इन चारों में से बताना है कि लिंग की दृष्टि से दही शब्द में कौन सा लिंग है, स्त्री है या पुल्लिंग है या नपुंसक है या उभयलिंग है। तो दही में कौन सा है लिंग, पुल्लिंग लिंग होगा, ये पुल्लिंग होगा, ठीक है ना, स्त्रीलिंग नहीं होगा, पुल्लिंग है दही, ये ध्यान रखना भाई। आगे देखो प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयोग नहीं होता, पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता यानी कि, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, पुल्लिंग में पुल्लिंग रूप में प्रयोग नहीं होता, ठीक है। अब देखो हाथी या फिर नदी या फिर दही। अब दही का तो मैंने बता ही दिया, दही तो पुल्लिंग में आएगा, है ना, ठीक है। और पानी, इन चारों में से आपने बताना है कि पुल्लिंग रूप में प्रयोग नहीं होता, किसका नहीं होता पुल्लिंग में, ये बताना है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नदी, ठीक है ना। नदी एक स्त्रीलिंग है ना, नदी बह रही है, नदी आ रही है या कुछ भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। आगे देखो प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। नहीं के बारे में ध्यान रखा करो भाई, नहीं में घबरा जाते हैं बच्चे और यस का आंसर याद करते रहते हैं और गलत करके आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। स्त्रीलिंग नहीं है, नहीं के बारे में बताना है, मणि या फिर फौज या फिर पेड़ या फिर टोली, इनमें से बताना है कि कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि पुल्लिंग होगा वो। स्त्रीलिंग नहीं है तो क्या होगा, पुल्लिंग होगा, क्योंकि लिंग दो ही प्रकार के होते हैं ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है ना। स्त्रीलिंग नहीं है मतलब कि वो पुल्लिंग होगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, पेड़। पेड़ क्या है, पुल्लिंग है एक, बाकी के तीनों स्त्रीलिंग है, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा भाई, साधु का स्त्रीलिंग बताना है आपने कि साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा। साधुनी होगा या साध्वी या साध्वी या उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से बताना है, ठीक है ना। साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, साध्वी, ये वाला साध्वी, आधा अध्याय लगता है इसमें, ठीक है ना, ये साध्वी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखो प्रश्न नंबर 36 क्या कह रहा है। 36 में देखो, अब देखो कारक की बात आ गई। देखो आपको पता चल गया होगा अगर आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे कि लगातार हम हर टॉपिक से प्रश्न ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक से करवा रहे हैं। लगभग यूट्यूब पे आपने वीडियो देखी होंगी कि एक टॉपिक को लेके लगे हुए हैं सारे के सारे। हम हर टॉपिक से कोई ना कोई दो चार प्रश्न लेके आए हैं ताकि आपका टाइम खराब ना हो, और आप इस वीडियो को लाइक जरूर किया करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें, रीट वाले विद्यार्थियों को भी शेयर करें, ठीक है। सेकंड ग्रेड जो आगे भर्ती आई हुई उसके लिए तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर करें वीडियो को, उनके लिए भी बहुत लाभदायक सिद्ध होगी आगे भर्ती के लिए। अगर आपका सहयोग ऐसा ही बना रहा तो हम और अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। आगे देखो प्रश्न नंबर 36 क्या कह रहा है, रमा विद्यालय से घर आती है में कारक कौन सा है भाई, ठीक है ना। रमा विद्यालय से घर आती है तो कौन सा कारक है, अपादान या कर्ता या कर्म या फिर संबंध कारक, कौन सा कारक है। देखो अपादान कारक इसमें वैसे ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अपादान का मैं आपको बता दूं, अपादान का मतलब क्या होता है, से अलग होना, यानी कि, है ना। अपादान का मतलब से अलग होना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना, यानी कि, ठीक है। रमा विद्यालय से घर आती है यानी कि विद्यालय से अलग होगी ना, वो घर के लिए जा रही है, तो इसमें अपादान कारक होगा, ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। कोई भी चीज़ किसी से अलग होती है, जैसे छत से बच्चा गिरता है, ठीक है ना, तो वो भी एक अपादान कारक ही हो गया क्योंकि वो छत से अलग हो रहा है ना, तो ठीक है, तो इसमें अपादान कारक हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, बताना है कारक कौन सा है, वह अगले साल आएगा, ठीक है ना। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से अपना आंसर दें, ऐसा नहीं कि लापरवाही में पहले गलत कर दिया और फिर राइट करने बैठ जाओ आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पूरे के पूरे प्रश्न लगाओ और आपको पूरे के पूरी पता चल जाएगा कितने आपके नंबर आ रहे हैं और मेंस एग्जाम में कितने नंबर आएंगे आपके, ठीक है। आगे देखो, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान कारक है या संबंध कारक है या अधिकरण कारक है या कर्म कारक है, इसमें से बताना है आपने कि कौन सा कारक है। वह अगले साल में आएगा या कुछ भी है, ठीक है ना, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, अधिकरण कारक, ठीक है ना। में पर, यानी कि अधिकरण क्या होता है, में पर, ठीक है। ये कारक पूरे के पूरे पढ़ के जाना आप, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से अलग होना या अधिकरण में पर संबंध का के की जो भी है, ठीक है ना, पूरे का पूरा पढ़ के जाना आप इसको। आगे देखो प्रश्न नंबर 38 क्या कह रहा है, देखो को
ये देखो को और के लिए, देखो दोनों शब्द ये के लिए इकट्ठा ही है अभी। को और के लिए किस कारक चिन्ह के लिए आते हैं? देखो मैंने अभी बता दिया, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए किस में आता है? संप्रदान में आता है को और के लिए। ये इन चीजों को आप ध्यान से पढ़ जाओगे ना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो किस में आ रहा है? को के लिए, संप्रदान कारक में आ रहा है। ठीक है ना, करण काट दो, अपादान से अलग होना, संबोधन नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 क्या कह रहा है? हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है, वाक्य में कौन सा कारक है? हिमालय से गंगा निकलती है। मैंने अभी बता रहा है कोई चीज किसी से अलग हो रही हो, ठीक है ना, तो उसमें अपादान कारक आता है, करण कारक या अपादान या संप्रदाय या कर्म। ठीक है ना, इनमें से बताना है आपने कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा। हिमालय से गंगा निकलती है, इसका आंसर बताना है आपने, कौन सा हो जाएगा इसका? हिमालय से गंगा निकलती है, यानी कि हिमालय से गंगा अलग हो रही है ना, तो कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर 40। देखो हम लगातार प्रश्न करवा रहे हैं आपके लिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी थोड़ा बहुत हक होता है ना कि थोड़ा बहुत वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक है ना, और पूरी वीडियो देखें, ये ध्यान रखना भी, पूरी की पूरी वीडियो हमारी अंत तक बने रहे हमारे साथ, ताकि आप अपने प्रश्नों को लगा सकें और आपको पता चले कि आपके कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं, ये ध्यान रखना। आगे देखो प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है? मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, रेखांकित शब्द में कारक है, यानी कि मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, रेखांकित शब्द में कारक कौन सा है? ठीक है, करण कारक या कर्म या संप्रदान या संबंध। ये देखो संप्रदान को तो काट ही दो, को के लिए होता है ना, तो इसमें कौन सा कारक आ जाएगा? कर्म कारक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा अभी इसका 40 का। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर 41। अब देखो तत्सम तद्भव, आगे देखो कितनी अच्छी वीडियो लेके आए आपके लिए, हर प्रकार से क्वेश्चन मिल रहे हैं ना आपको, मन खुश हो जाएगा अगर अंत तक वीडियो देखोगे तो आप हमारी। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द कौन सा है? ठीक है ना, देखो कान, नासिक, कंटक या परीक्षा, इसमें से तद्भव शब्द बताना है आपने कि कौन सा है। ठीक है ना, तद्भव शब्द कौन सा हो गया इसका? कान तद्भव शब्द है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 क्या कह रहा है? देखो भाई प्रश्न नंबर 42 में भी देखो करपट का पूछ रखा है। करपट का तद्भव रूप कौन सा है? करपट का तद्भव रूप बताना है आपने। ठीक है ना, तत्सम नहीं पूछ रहा मैं, तद्भव पूछ रहा हूं आपसे। कपट या कारपेट या कपूर या कपड़ा, करपट का तद्भव रूप बताना है आपने। ठीक है ना, तो करपट का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? कपड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका 42 का। आगे देखो प्रश्न नंबर 43 क्या कह रहा है? उच्चारण की सुविधा अनुसार संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो गया है उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि संस्कृत के जो शब्द थे उनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो गया है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम कहते हैं या तद्भव कहते हैं या देशज या विदेशज। इन चारों में से बताना है कि जो यानी कि उच्चारण के साथ सुविधा के अनुसार संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में परिवर्तित हो गया हो, जी ठीक है ना, जो हिंदी में बदल गए हो, यानी कि तो कौन से होंगे? वो तद्भव होंगे, तत्सम नहीं होंगे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 क्या कह रहा है? देखो प्रश्न नंबर 44, ससुर का तत्सम शब्द बताएं। अब तत्सम की बात कर रहा है, न कि तद्भव की। यह ससुर शब्द एक तद्भव है। ठीक है ना, यह ध्यान रखना। इसका तत्सम क्या होगा? सहस्वर या सवसुर या शवसुर या शुश्रु। ठीक है ना, इन चारों में से बताना है आपने कि इसका कौन सा होगा राइट आंसर। तत्सम शब्द कौन सा होगा ससुर का? ठीक है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। शवसुर इसका राइट आंसर होगा। ससुर का तत्सम क्या होता है? शवसुर होता है। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर 45, अंधकार शब्द का तद्भव रूप बताना है। भाई कौन सा रूप बताना है? तद्भव रूप बताना है अंधकार का। अंधाकार या अंधरा या अंधेरा या अंधेर। अंधकार का तद्भव रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, अंधेरा। ठीक है ना, अंधकार का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? अंधेरा। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर
46 यानी कि 46। बीच बीच में कई प्रश्न हम आरपीएस सेकंड ग्रेड में जैसे जैसे देखो लोकोक्ति लेके आए आपके लिए, बहुत ही अच्छी लोकोक्ति है आरपीएस सेकंड ग्रेड 2010 में आई हुई है ये, ठीक है ना। बीच बीच में लेके आए हैं कोई प्रीवियस प्रश्न, वैसे प्रीवियस आपने लगा लिए होंगे, इसलिए हम बहुत ही कम लेके आए हैं इस वीडियो के अंदर, ताकि आप एक नए प्रश्नों के साथ भी करें, ठीक है। अब देखो लोकोक्ति क्या कह रही है, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, लोकोक्ति का सही अर्थ कौन सा होगा, जैसे नागनाथ वैसे ही सांपनाथ। तो इसका सही अर्थ कौन सा होगा, दो सज्जनों में समानता होना, या फिर गुरु शिष्यों में समानता होना, या पिता पुत्र में समानता होना, या दो दुष्टों में समानता होना। जैसे नागनाथ और वैसे ही सांपनाथ, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपने। तो अर्थ क्या होगा, दो दुष्टों में समानता, ये ध्यान रखना भी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, दो दुष्टों में समानता होना, जैसे नागनाथ वैसे ही सांपनाथ होगा, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 47 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 47, रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, यानी कि रस्सी तो जल गई परंतु ऐंठन नहीं गई उसके अंदर से, यानी कि रस्सी जलने पर राख बन जाना। ऑप्शन नंबर 2 अपने में मस्त रहना, या दूसरों की परवाह न करना, या ऑप्शन नंबर 4 है दुर्दशा होने पर भी अहंकार न छोड़ना। रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई, अपने आंसर को लगाया करें, ताकि हम उसमें उसके लिए भी हम आपको 1-2 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, हम लगातार ये आंसर करते रहेंगे, फिर आप करोगे कैसे, ये ध्यान रखा करो भी। जल्दी से आंसर लगाया करो, अपनी नोटबुक पास में रखा करो, ताकि आप प्रश्नों के उत्तर जल्दी से जल्दी नोट कर सको और बाद में मिलान कर लिया करो इनको, ठीक है। पहले पूरी की पूरी सीरीज लगाया करो, ताकि आपको पता चलता रहे कि कितने प्रश्न हमारे हो रहे हैं, कितने राइट हो रहे हैं। अभी भी कुछ नहीं है, अभी 10 दिन का टाइम पड़ा है, 10 या जो 6-7 दिन का टाइम है, उनमें भी आप थोड़ा रिपीट कर लोगे ना टॉपिक को, तो जिस प्रकार से हम वीडियो लेके आए हैं पूरे के पूरे टॉपिकों की, अभी थोड़े बहुत टॉपिक रह गए होंगे, वो सेकंड पार्ट में लेके आएंगे, ये ध्यान रखना। ये पार्ट फर्स्ट है ग्रामर का, व्याकरण का, ये भी ध्यान रखना। सेकंड वीडियो के लिए आप इंतजार करें 2 दिन का, 2 दिन में हम लगभग वीडियो पूरी की पूरी डाल देंगे व्याकरण की। उसके बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये 100% गारंटी के साथ हम कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो इस ऑप्शन का प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा, रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुर्दशा होने पर भी अहंकार न छोड़ना, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 48, प्रश्न नंबर 48 क्या कह रहा है, इनमें एक लोकोक्ति है, यानी कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में आया हुआ प्रश्न, यानी कि लोकोक्ति के बारे में पूछा है, बाकी तो मुहावरे होंगे और एक लोकोक्ति होगी। थूक कर चाटना एक मुहावरा है, कंगाली में आटा गीला करना, कंगाली में आटा गीला होना, यानी कि, ठीक है ना, घड़ों पानी पड़ना, या हाथ पैर मारना, ठीक है, ये भी मुहावरा है, इसको काट दो। हाथ पैर मारना भी मुहावरा है और थूक कर चाटना भी मुहावरा है, तो लोकोक्ति कौन सी बच गई, कंगाली में आटा गीला। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो कंगाली में आटा गीला क्या है, एक लोकोक्ति है, न कि मुहावरा है। आगे देखो प्रश्न नंबर 49 प्रश्न क्या कह रहा है, देखो ये भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आया हुआ है 2011 में भी, इसके ऐसे प्रश्नों को लगाया करो आप, ताकि आपका स्कोर अच्छा आ सके। मन चंगा तो कटौती में गंगा का सही अर्थ क्या होगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो का सही अर्थ क्या होगा, मन और वाणी एक होना, या हृदय की पवित्रता होने पर वाणी का पवित्र होना, या हृदय के पवित्र होने से सब का पवित्र होना, या वचन और कर्म का एक होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा का सही अर्थ क्या होगा, हृदय की पवित्रता होने से सब ही का पवित्र हो जाना, यानी कि सारे का सारा पवित्र हो जाना। जब हृदय पवित्र हो जाएगा तो सब ही पवित्र हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखो प्रश्न नंबर 50, इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, हमारी वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही अच्छी वीडियो है ये, और सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द आ जाएगा इसका, ये ध्यान रखना। आगे 50 नंबर प्रश्न देखो, जाके पाम न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई, ठीक है ना। इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपने, जाके पाम न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई, ठीक है। दयालु होना या कठोर होना, या दूसरे के कष्ट को समझना, या जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, ठीक है। इसका ऑप्शन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाके पावना फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पराई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, जाके पावना फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पराई, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर सेंड करें,
और अपना स्कोर जरूर बताया करें कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं पूरे के पूरे 50 प्रश्नों में से। आपको पता है ग्रामर के लगभग भी 90 प्रश्न आने हैं सेकंड ग्रेड के अंदर। और मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि अगर आप वीडियो देखते हो तो कि आपके 90 में से लगभग भी आपके 80-85 प्रश्न सही हों, यानी कि एक दो कोई मिस्टेक हो जाता है कई बार इधर उधर, तो लगभग प्रश्न आपके सही आने चाहिए और 100% सिलेक्शन लेके आप घर वालों को खुशखबरी दो। धन्यवाद।